Assalamu alaikum dear students. Once again Muhammad Yasin Bhatti is here and today I am going to discuss about my topic that is lysosomes. In case of lysosomes we will talk about etymology, definition of lysosomes, their discovery, composition, occurrence, structure, types, functions and finally we will talk about some storage diseases. सबसे पहले आ जाएं जी एटिमोलॉजी पे। एटिमोलॉजी क्या होती है? एटिमोलॉजी इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम वर्ड्स के ओरिजिन और उनके मीनिंग्स को स्टडी करें उसे हम एटिमोलॉजी कहते हैं। अगर हम लाइजोसोम की एटिमोलॉजी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि लाइजोसोम इज़ एक्चुअली अ टर्मिनोलॉजी which is derived from the combination of two Latin words lyso and zome. Lyso refers to lysis which means splitting or breakdown while some refers to soma which means body. Simply हम ये कहेंगे कि लाइजोसोम ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन या डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात डेफिनेशन, अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली that contains hydrolytic enzymes enclosed in the form of a sac present in the cytoplasm of eukaryotic cells and is primarily involved in digestion of macromolecules into micromolecules. Once again जब हम लाइजोसोम की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम लाइजोसोम से रिलेटेड 3 पॉइंट्स को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देयर स्ट्रक्चर, दूसरा देयर अकरेंस एंड तीसरा देयर फंक्शन। स्ट्रक्चर के अंदर हम ये कहेंगे कि लाइजोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और कैसी ऑर्गेनेली है? जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किस फॉर्म में होते हैं? वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा हमने बात की इसकी अकरेंस में, जिसमें हमने सिंपली ये कहा कि लाइजोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। थर्डली हमने जब इसके फंक्शन को डिस्कस किया तो हमने कहा कि इसका फंक्शन ये है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन करना, और जब मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे। थर्ड पॉइंट जो हम लाइजोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज रिकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी। एज फॉर एज देयर डिस्कवरी इज कंसर्न्ड, they were first discovered in 1949 by Christian de Duve. Christian de Duve was actually a Belgian biochemist. डेफिनेशन के अंदर हमने एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब थोड़ा सा इन्हें डिस्क्राइब करते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किन्हें कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज proteins, carbohydrates, nucleic acids, lipids. राइट साइड पे हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडीज़ के अंदर अबंडेंटली पाए जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे इन कंपाउंड्स के रिस्पेक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम को हम प्रोटीएज कहते हैं, और जब प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके रिजल्ट में अमाइनो एसिड्स बनेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के ही मिलने से बनता है। सेकेंडली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। कार्बोहाइड्रेट की सबसे मोस्ट अबंडेंट टाइप सेलुलोज होती है, और इस सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम को हम सेलुलेज कहते हैं। और जब सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, क्योंकि सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है जो कि मोनोसेक्राइड यानी कि ग्लूकोज के ही मिलने से बना है। थर्डली हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, डीएनए एंड आरएनए।
अब न्यूक्लिक एसिड्स की हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जब न्यूक्लिक एसिड्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके रिजल्ट में इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स रिलीज होंगे जो कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स के ही मिलने से बने हैं। और फाइनली हम ये कहेंगे कि लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम को हम लाइपेज कहते हैं, और जब लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके रिजल्ट में इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज होंगे, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम्स। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो लाइसोसोम्स फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम से मिलकर बने। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ज़्यादातर एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जिन्हें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जिसके अंदर मेजर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एसिड फॉस्फेटेज की। अब एसिड फॉस्फेटेज किसे कहते हैं? एसिड फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मॉलिक्यूल से उनके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, रिलीज करता है ड्यूरिंग डाइजेशन। अब फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेट एक एनाइन है। एनाइन कहते हैं ऐसे चार्ज, ऐसे आयन को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। इसका केमिकल फार्मूला है PO4 3 नेगेटिव, और ये डेरिवेटिव है फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड का हमारे पास केमिकल फार्मूला आ जाता है H3PO4। H3PO4 जब एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये अपने तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिसे हम यूं लिखेंगे PO4 3 नेगेटिव, जो कि एक एनाइन है जिसे फॉस्फेट कहा जाता है, और इस फॉस्फेट को रिमूव करने वाले एंजाइम को हम एसिड फॉस्फेटेज कहेंगे, जो कि मोस्टली लाइसोसोम्स में पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, अकरेंस। वंस अगेन हम यही बात डिस्कस करेंगे कि क्योंकि लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं तो ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगी। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की फर्दर डिटेल में बात करें तो एनिमल की बॉडीज के अंदर वो सेल्स जो कि प्राइमरीली इन्वॉल्व है फैगोसाइटोसिस में, उसके अंदर लाइसोसोम्स अबंडेंटली पाए जाते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है। अब ये फॉरेन पार्टिकल मोस्टली फूड पार्टिकल होता है, लेकिन ये कोई पैथोजन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया या वायरस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये फूड पार्टिकल होगा। और ये फूड पार्टिकल जब सेल में एंटर हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और यहां पर फैगोसाइटोसिस कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि ये फॉरेन पार्टिकल जब सेल में एंटर हो जाएगा, एंटर होने के बाद लाइसोसोम इसे इनगल्फ करेगा। इनगल्फ कहते हैं निगलना। और जब लाइसोसोम इसे निकलेगा तो उसके बाद फाइनली इसकी ब्रेकडाउन होगी, और उस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में ये फॉरेन पार्टिकल अपने सिंपल यूनिट्स के अंदर टूटकर कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारे पास फैगोसाइटोसिस। 6 पॉइंट, स्ट्रक्चर। लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि ये सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और दूसरा हम ये कहते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी बाउंड्री लाइन पे सिंगल मेम्ब्रेन होगी, दे आर इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होगी जो कि लाइसोसोम को इनक्लोज करती है, उसके अंदर प्रोटॉन पंप्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इन प्रोटॉन पंप्स का फंक्शन ये है कि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच को मेंटेन करना। कैसे करेंगे? प्रोटॉन पंप्स साइटोप्लाज्म में जो हाइड्रोजन आयंस हैं उन्हें उठाकर जब लाइसोसोम्स में फेंकेंगे तो लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे पीएच एसिडिक होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइसोसोम्स के इंटीरियर में एसिडिक पीएच क्यों होती है? उसके लिए हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे थर्ड चैप्टर को। थर्ड चैप्टर में हमने एंजाइम्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हर एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं मोस्टली उनका ऑप्टिमम पीएच एसिडिक होता है। फॉर एग्जांपल स्टोमिक में देख लें, जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, स्टोमिक के अंदर हमारी पीएच एसिडिक है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है।
बिल्कुल इसी तरह से लाइजोसोम्स इन्वॉल्व हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, सेल के अंदर जो डाइजेशन होनी है। अब सेल के अंदर जो डाइजेशन होगी उसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उनकी ऑप्टिमम पीएच भी एसिडिक है, जिसको मेंटेन करने में प्रोटॉन पंप्स का रोल है जो कि मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कैसी मेम्ब्रेन में? जो कि लाइजोसोम को सराउंड कर रही है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि लाइजोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया है। अब जरा इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं। सिंपल सी बात है, हमने थर्ड चैप्टर में यह भी डिस्कस किया था कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और अगर हम प्रोटीन की सिंथेसिस की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स पर। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अंदर वो राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एंजाइम्स जिस प्रोटीन से बनेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। अब वो प्रोटीन प्रोड्यूस होने के बाद चली जाएगी गोल्जी अपरेटस में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जहां पे उसकी प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग के बाद जब गोल्जी अपरेटस से ये बड की फॉर्म में रिलीज होगी तो उसे हम कहेंगे बडिड ऑफ वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को हम प्राइमरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। 7 पॉइंट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम्स की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर एक्चुअली बडिड ऑफ गोल्जी वेसिकल, वो वेसिकल जो कि फ्रेशली गोल्जी अपरेटस से बड की फॉर्म में रिलीज होगा उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। और ये प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम। कैसे होगा उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस आ गया। इस गोल्जी अपरेटस की बडिंग से जो बड बनेगा उसे हम कहेंगे बडिड ऑफ वेसिकल। अब ये जो बडिड ऑफ वेसिकल है ये 2 टाइप का हो सकता है, या तो ये सेक्रेटरी वेसिकल हो सकता है, अगर ये सेक्रेटरी वेसिकल होगा तो ये सेल से सेक्रीट हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि या तो ये लाइसोसोम हो सकता है, अगर लाइसोसोम होगा तो ये मोस्टली सेल के अंदर रहकर ही अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब इस बडिड ऑफ वेसिकल को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे क्योंकि ये सेक्रीट नहीं हो रहा बल्कि सेल की बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये सपोज दैट हमारे पास फूड पार्टिकल है, जब ये फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल में एंटर होगा तो जो वैक्यूल हमारे पास बनेगा उसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल, क्योंकि इस वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल पाया जा रहा है। अब ये फूड पार्टिकल इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज होने के बाद जो वैक्यूल बनेगा उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया है, फूड वैक्यूल प्लस प्राइमरी वैक्यूल इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसे हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सेकेंडरी लाइसोसोम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन होनी है इस वजह से हम इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। अब जब डाइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में 2 किस्म के पार्टिकल्स बनेंगे। यहां आप देख रहे हैं रेड कलर के, एक बड़ा पार्टिकल है साइज में और एक थोड़ा सा स्मॉल है। जो बड़ा पार्टिकल है वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल सेल की सरफेस से रिलीज हो जाएगा, और उसके कंट्रास्ट में जो स्मॉल साइज में रेड कलर का पार्टिकल है वो हमारे पास डाइजेस्टिबल पार्टिकल है जो कि नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। लेकिन जो हमारे पास बड़े साइज में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे वो सेल से रिलीज हो जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नंबर 8, फंक्शंस। लाइसोसोम्स के अगर हम फंक्शंस डिस्कस करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लाइसोसोम 4 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मींस डाइजेशन विद इन द सेल, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोफेगी, जिसे हम सेल्फ ईटिंग भी कहते हैं। ऑटोफेगी में क्या होता है? ऑटोफेगी में सेल के वो पार्ट्स जो कि ओल्ड वॉर्न आउट हैं, अपने फंक्शन परफॉर्म कर करके घिस पिट गए हैं, उनकी डीजनरेशन होगी, उनकी ब्रेकडाउन होगी। कैसे होगी? वो पार्टिकल या वो पार्ट सेल का जो कि ओल्ड वॉर्न आउट होगा वो इनगल्फ हो जाएगा, निगला जाएगा। किससे? लाइसोसोम से। लाइसोसोम जब उस ओल्ड पार्टिकल या पार्ट को इनगल्फ करेगा तो उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन करेगा,
उस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में वो पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल यूनिट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सिंपल यूनिट्स बनने के बाद उन सिंपल यूनिट्स को रीयूज किया जाएगा और उसके रीयूज से जो नए सेल के पार्ट्स बनेंगे तो हम ये कहेंगे कि सेल रीन्यू हो गए बाय द रिसाइकलिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है डीजनरेशन ऑफ सेल्स। अगर किसी सेल को डीजनरेट करना है तो उसके अंदर भी लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करें तो हमें यह पता चलेगा कि स्टार्ट में ह्यूमन के एम्ब्रियो में टेल डिवेलप होती है जो कि मैमल्स का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट प्रोसीड होगी वो टेल ह्यूमन एम्ब्रियो से डिलीट हो जाती है। कैसे? बाय द डिजनरेशन ऑफ द सेल्स दैट कंप्राइज दैट टेल। वो टेल जिन सेल से बनी है उनकी डिजनरेशन होगी जिसके रिजल्ट में टेल एम्ब्रियो से डिलीट हो जाएगी डेवलपमेंट के लेटर स्टेजेस पर जाकर, और ये जो टेल के सेल्स डिजनरेट होंगे इनके पीछे भी लाइसोसोम्स का रोल है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है स्टोरेज डिजीजेस। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि ये क्या होती हैं। Several congenital diseases that arise due to accumulation of substances such as glycogen in the cells are collectively called storage diseases. Congenital disease कहते हैं ऐसी डिजीज जो कि पैदाइशी हो, बाय बर्थ, ठीक हो गया। ऐसी congenital diseases यानी कि ऐसी इनबॉर्न डिजीजेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस अकोमुलेट हो जाएं लार्ज क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, उन्हें हम कलेक्टिवली स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं, ठीक हो गया। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑलमोस्ट 20 टाइप की स्टोरेज डिजीजेस नोटिस की गई हैं दैट राइज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम। क्या मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 टाइप की स्टोरेज डिजीजेस हैं और हर टाइप की डिजीज के पीछे कोई ना कोई एक एंजाइम होता है लाइसोसोम का जो कि मिसिंग होता है। अब मिसिंग कैसे होता है उसके अंदर हम बात करेंगे कॉज ऑफ स्टोरेज डिजीजेस की। स्टोरेज डिजीजेस की कॉज क्या है? म्यूटेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। एंजाइम्स जितने भी हैं वो प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम्स पे विद द हेल्प ऑफ आरएनएस, और आरएनएस बनते हैं डीएनए से। डीएनए के अंदर होती हैं जीन्स जिनकी कोडिंग से आरएनए बनेगा और उस आरएनए की मदद से हमारे पास प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन प्रोसेस्ड होने के बाद एंजाइम बनाएगी। अब स्टोरेज डिजीज के केस में क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट, वो पार्ट, वो जीन जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन पाई जाती है विच इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन और सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम दैट इज म्यूटेटेड, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। और जब उस जीन की म्यूटेशन होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो जीन होगा हम उसे कहेंगे वो डिफेक्टिव जीन है, और उस डिफेक्टिव जीन से वो लाइसोसोमल एंजाइम की ट्रांसलेशन नहीं होगी, यानी कि उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो वो एंजाइम मिसिंग होगा। अब जब एंजाइम मिसिंग होगा तो फर्दर क्या होगा? उसके रिजल्ट में ये होगा कि सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो हैं इनकी ब्रेकडाउन या डाइजेशन करवा रहे थे लाइसोसोमल एंजाइम, लेकिन अब लाइसोसोमल एंजाइम एब्सेंट हैं। जब लाइसोसोमल एंजाइम एब्सेंट होंगे तो सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन नहीं होगी या कैटाबोलिज्म नहीं होगी। जब सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन या कैटाबोलिज्म नहीं होगी तो वो सेल के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो डिसऑर्डर या डिजीजेज आएंगी हम उन्हें कहेंगे स्टोरेज डिजीजेज। फॉर एग्जांपल्स यहां पर हम दो टाइप डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। अब ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में क्या होता है? सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाती है। मोस्टली 2 साइट्स ऐसी हैं जहां पर ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर होती है, लीवर के सेल और मसल के सेल्स। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि वो एंजाइम जिसने ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन या कैटाबोलिज्म करनी होती है वो मिसिंग हो जाता है, और वो एंजाइम कौन सा है? अल्फा ग्लूकोसिडेज, ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास टाइप या एग्जांपल आ जाती है टे सैक्स डिजीज की। टे सैक्स डिजीज में क्या होता है? लिपिड्स अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि वो एंजाइम जिन्होंने लिपिड्स की कैटाबोलिज्म या ब्रेकडाउन या डिजनरेशन करना होती है वो मिसिंग होते हैं।
और वो कौन सा एंजाइम है? बीटा हेक्सोज अमीनिडेज। ठीक हो गया। अब होगा क्या, जब बीटा हेक्सोज अमीनिडेज नहीं होगा, लिपिड्स की कैटाबोलिज्म या ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो लिपिड्स अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ये लिपिड्स ब्रेन के सेल्स में अकोमुलेट हो गए तो उसके रिजल्ट में मेंटल रिटार्डेशन होगी, और मेंटल रिटार्डेशन के रिजल्ट में इवन दैट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।